चलो, तो हमने लॉ में कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था? आई थिंक कंसिडरेशन कंप्लीट किया था हमने, राइट? हाँ, एक बाकी था थोड़ा सा, राइट? ठीक है, तो यहां पे कंसिडरेशन हमने पढ़ा था, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। और कौन पे कर सकता है? प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। ओके, कोई भी पे कर सकता है। बाद में कितना? इट मे बी एडिक्वेट और इनएडिक्वेट, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्ले उसके बाद में हमने पढ़ा था कंसिडरेशन जो है वो क्या लॉफुल होना चाहिए, इमोरल इलीगल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमने नेक्स्ट जो इसेंशियल पढ़ा था दैट वाज ओके एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूट ही हो सकता है। ठीक है, लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपको करना ही है उसे आप दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन नहीं बना सकते। याद है टाइटैनिक वगैरह हमने देखा था, उसका जो टाइटैनिक का कौन था? कैप्टन। ओके, तो कैप्टन कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी मेरे नाम पे। तो ऐसे केस में मेरे नाम पे तुम्हारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ये हमने देखा था। तो मैंने क्या बोला था, वो कैप्टन का काम ही क्या है? वो शिप को बचाया जाए या पैसेंजर्स को बचाया जाए। और अगर उसके लिए वो अलग कुछ मांगता है तो कंसिडरेशन वैलिड नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो उसने लीगली करना ही चाहिए था, उसके लिए और पैसों की जरूरत नहीं है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, सच में कंसिडरेशन होना चाहिए, सिर्फ दिखने के लिए। जैसा अभी मैंने बताया कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, मैं एग्रीमेंट पे मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट पे साइन करूंगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर बोलता है, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे दे दो। तो पैसे तो कहां से मिल रहे हैं उसे? गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं ना उस पर्सन को। तो ऐसे केस में वो कहता है कि मैं साइन करूंगा लेकिन मुझे पैसे चाहिए। तो पैसे तो मिले लेकिन बदले में उसने क्या दिया? साइन की। लेकिन साइन के लिए ऑलरेडी किसी से पैसे मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई रियल कंसिडरेशन है नहीं, कुछ अलग काम नहीं किया, वो वही कर रहा है जो उसने लीगली करना चाहिए। क्लियर? बाद में सूट बाय थर्ड पार्टी पढ़ा हमने। कौन कौन? ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी केस कर सकता है, फैमिली सेटलमेंट जो होता है उसमें फैमिली मेंबर केस कर सकते हैं, इवन दो वो एग्रीमेंट के पार्ट नहीं थे। आइए था इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जिसकी शादी तय हो गई वो कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो तो केस कर सकते हैं। असाइनी कर सकता है। ओके, बाद में एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना। मतलब जैसा कि मैंने बोला था कि आप एक्सेप्ट करते हो कि मतलब मैंने आपके पास से पैसे लेने किसी और को देने। ओके, आपने उसे लिख के दिया कि मेरे पैसे आपके पास है, आप पे कर दोगे। तो हम दोनों के बीच में पैसे के लेन देन बाकी थी ना, बट आपने एक्नॉलेजमेंट दे दिया उसे कि आपके पैसे मैं वापस कर दूंगा। तो उस केस में वो जो थर्ड पर्सन है वो भी केस कर सकता है ना, क्योंकि पहले हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, अभी क्या हो गया? वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन शॉर्ट यू आर बाइंडिंग फॉर थर्ड पर्सन, तो उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाद में कुछ कंडीशंस लैंड के साथ चल रहे हो, रनिंग विथ लैंड मतलब क्या? याद है क्या? मैंने एक एग्जांपल बताया था, एक लैंड है, आधी लैंड बेच दी, वो कहा कि यहाँ पे रहने के लिए यूज करना है, बराबर, रहने के लिए यूज करना है। तो ऐसी केस में रहने के लिए यूज करना है तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या कंडीशन? ओके, यहाँ पे क्या कि जब वहां पे कोई थर्ड पर्सन उसके ऊपर मतलब नया पर्सन आता है, वहां पे रेसिडेंस की जगह पे बिजनेस शुरू करता है, तो ऐसे केस में भले जिस पर्सन ने एग्रीमेंट बनाई या उसका कोई लीगल हियर हो, सक्सेसर हो, वो केस कर सकता है कि आपने लैंड के साथ जो कंडीशन डाली थी वो फॉलो नहीं किए। ये भी हमने पढ़ा था। ओके, और बाद में कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रिंसिपल बाद में केस कर सकता है कि नहीं कर सकता? पैसे नहीं मिले इस वजह से कर सकता है, क्योंकि एजेंट किसके लिए काम कर रहा है? प्रिंसिपल के लिए। उसके बाद में हमने देखा था वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बोलो क्या होता है? वॉइड, मतलब नो इफेक्ट, नो लीगल इफेक्ट, नल एंड वॉइड। ठीक है, इट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ।
तो जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ कॉन्ट्रैक्ट में ओनली बी इन्फोर्सिबल व्हेन कंसिडरेशन इज देयर. ठीक है. हाउएवर इंडियन, अंडरलाइन करना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट contains certain exception to this rule. In the following cases, the agreement though made without consideration will be valid and enforceable. ये valid और enforceable रहेंगे. तो कौन से? मतलब भले consideration नहीं है फिर भी ये agreements valid रहने वाले हैं even though there is no consideration. जनरली consideration नहीं तो contract क्या होगा? void. contract बनेगा ही नहीं, उसको कोई लीगल इफेक्ट होगा ही नहीं. बट कुछ केसेस ऐसे बताए जहां पे कंसिडरेशन नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है या हो सकता है. पहला, नेचुरल लव एंड अफेक्शन. जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए नेचुरल लव एंड अफेक्शन. सो व्हाट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन? नेचुरल लव एंड अफेक्शन मतलब क्या? हाँ, क्या कह सकते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन? हाँ, मतलब ये मुझे याद है कि मैं जहाँ पे आर्टिकलशिप करता था वहाँ पे वो जो हमारे प्रिंसिपल थे वो बोलते थे कि मतलब हर सैटरडे को कुछ तो भी आपने बताना है, समझाना है लोगों को. तो उन्होंने बोला थोड़ा ट्राई करते हैं, हम एक काम करते हैं, लॉ जो है वो मराठी में समझाने. मराठी ठीक है, इंग्लिश में तो आता है, हिंदी में भी समझ में आ जाता है, मराठी में तो सभी वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड यूज ही नहीं करने, सभी मराठी. ठीक है, तो वो उस वक्त मुझे ये पाठ दिया था, नेचुरल लव एंड अफेक्शन. नैसर्गिक प्रेम आणि जिव्हाळा. कैसा नैसर्गिक प्रेम? क्या होता है नैसर्गिक प्रेम? हाँ, क्या? तो कुछ बेसिक रिलेशन जो है, ओके, जैसे कि वहां पे फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, मदर डॉटर, ये जो रिलेशन है उसमें वहां पे क्या है कि एक्सपेक्टेड है कि वहां पे क्या होने वाला है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन रहने वाला. तो जैसे कि पापा ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी, मतलब आपने देखा होगा बहुत सी बार पापा जो है वो बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते. क्या वो पैसे लेके ट्रांसफर करते? नहीं. इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जो आता है ना वो 1 करोड़ आता है. एक काम करते हैं 90 लाख में. ठीक है, तो डिस्काउंट दे 90 लाख. हाँ ठीक है, कुछ नहीं 80 लाख तो दे दें. इस तरह से ट्रांसफर किया जाता है या नहीं? इस तरह से ट्रांसफर किया जाता है या नहीं? हाँ, तो बोलो जनरली मैंने क्या बताया? जनरली क्या बताया? कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कंसिडरेशन ना हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है. उसमें पहला कौन सा केस है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नैसर्गिक प्रेम आणि जिव्हाळा. हाँ, अगर मराठी में कन्वर्ट किया जाए तो अभी मैंने क्या बता दिया कि वो जो पर्सन है, मतलब जैसे कि फादर ने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो मैंने आपको क्या बोला कि वहां पे क्या थोड़ी ना वो वैल्यूएशन करते हैं, ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, चल तो मेरा बेटा इस वजह से 80 लाख में दे दूंगा, चल तो मेरा बेटा इस वजह से 50 लाख में दे दूंगा, 50% डिस्काउंट. ठीक है, तो बेटा इस वजह से 50% डिस्काउंट दे रहा, नहीं तो देता भी नहीं. ऐसा होता है? हाँ है ना? नहीं होता ना? जनरली नहीं होता. हाँ, जनरली नहीं होता है. ओके, तो जनरली नहीं होता है. जनरली हम क्या करते हैं, मतलब पापा ने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई ना. तो वहां पे कंसिडरेशन कहां पे? आपने क्या किया उसके लिए? कुछ नहीं किया, फिर भी प्रॉपर्टी मिल गई. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहां पे कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस में आता है. कॉन्ट्रैक्ट के कहां पे आता है? एक्सेप्शंस में आता है. क्लियर? ठीक है, तो यहां पे देखो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है. इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए वहां पे. पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप. नियर रिलेशनशिप हो तो वहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन कहा जाता है. आगे, इट मस्ट बी इन राइटिंग, याद रखना, एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड. इसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए. और रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर इज इन्फोर्सिबल इवन विदाउट कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन नहीं है तो भी वैलिड हो जाएगी अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है. आगे क्या? नियर रिलेशन, राइटिंग में रजिस्टर्ड है, तो वो एग्रीमेंट वैलिड कही जाएगी. आगे, कॉम्पेंसेशन. क्या? कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. क्या होता है ये पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज? पास्ट में कुछ काम किया, बट काम किया मतलब कौन सा?
वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब क्या? खुद की मर्जी से, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी कंसिडरेशन फ्रॉम अदर। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल शोले का एग्जांपल ले लो, उसमें जय वीरू, बाद में शोले खत्म हो जाता है, ठीक है, शोले खत्म होने के बाद में वहां पे क्या है कि अपना कौन, वीरू एंड बसंती शादी कर लेते हैं। अभी उसी बीच में मान के चलो जय जो है वो केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट करता है। अभी शादी में गाँव जीवन, हाँ है ना, मतलब इतने बाराती आएंगे, उनको खाना खिलाना है, तो ऑब्वियसली जय क्या बोलेगा? जय क्या बोलेगा? अरे भाई का बर्थडे नहीं आ सके, भाई की शादी है, और शादी में अपनी मतलब मैं ही खाना बनाऊंगा ना, मैं ही खाना खिलाऊंगा सभी को, ठीक है। तो उसने खुद होके केटरिंग सर्विस प्रोवाइड की। उस वक्त कुछ कंसिडरेशन का डिसाइड नहीं था, कुछ कंसिडरेशन का डिसाइड नहीं था, तो ये हो गया वॉलंटरी। आपने जो एक्टिविटी पहले की थी दैट वाज वॉलंटरी, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था आपके साथ, या ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं बनी थी, आपने खुद होके कुछ सर्विस प्रोवाइड की। तो ये क्या हो गई? पास्ट में हो गई ना वॉलंटरी सर्विस, पास्ट वॉलंटरी सर्विस, समझ में आ गया? अभी शादी होगी, शादी के बाद, हाँ शादी धूमधाम से हो गई, बाद में धामधूम भी हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है, शादी धूमधाम से हो गई, बाद में धामधूम भी हो गया। मतलब क्या, वो सभी भगवान को वगैरह जाके आए, मैंने जैसा बताया था, ठीक है, हाँ। उसके बाद में वीरू को याद आता है कि अपने दोस्त का बहुत बड़ा नुकसान हो गया होगा। उस दिन बाराती मतलब गाँव जीवन बोला तो 1000 लोग आ गए, तो कितना खर्च हो गया होगा। तो अभी जो वीरू है वो जय को कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं, उसने जो पहले सर्विस प्रोवाइड की थी उसके लिए। समझाया सिचुएशन क्या है? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले या उससे पहले कि वॉलंटरी सर्विसेज या वॉलंटरी जो भी किया जाता है वो कभी कंसिडरेशन नहीं होता है। याद है क्या मैंने बोला था? वॉलंटरीली जो भी किया जाता है, जैसे कि शादी में आप खाना खिलाते हो, ये कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। वॉलंटरीली जो भी प्रोवाइड किया जाता है दैट इज नॉट कंसिडरेशन, ये मैंने आपको पहले समझाया था, याद है, ठीक है। तो जय ने जो वीरू को सर्विस प्रोवाइड की वो कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? जय ने जो सर्विस प्रोवाइड की किसे? वीरू को, वो कंसिडरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? वॉलंटरी थी ना, इट वाज नॉट कंसिडरेशन। लेकिन अभी वीरू उसके बदले में पैसे देना चाहता है, दे सकता है वो, ठीक है, बट सिचुएशन क्या हो गया? वीरू ने पैसे दे दिए जय को, बट जय ने बदले में क्या दिया? अब वो तो कंसिडरेशन है ना लॉ के हिसाब से, समझ में आ गया? ओके, आप क्या बोलोगे? प्रैक्टिकली आपको क्या लगेगा? उसने सर सर्विस दी थी और पैसे अभी वीरू से मिल रहा है, बट लॉफुली क्या होता है, या लॉ के हिसाब से क्या होता है? लॉ के हिसाब से क्या, वीरू ने पैसे दिए, लेकिन जय ने जो सर्विस दी थी वो कंसिडरेशन लॉ के हिसाब से है ही नहीं, क्योंकि वॉलंटरीली जो आप काम करते हो उसे कंसिडरेशन नहीं कह सकते। नहीं तो मैंने आपको सिंपल है बता दिया, वॉलंटरीली आपने क्या किया, किसी की गाड़ी बंद पड़ चुकी है, आप उसे धक्का मारते हो, खुद जाके वहां पे धक्का मारते हो, बोलते हो कि अभी 5000 रुपये दे दो, मैंने आपका काम किया ना, मतलब खुद से काम किया, सामने वाले को एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि आप काम करोगे और उसके पैसे मांग रहे हो, नहीं चलेगा। लेकिन सामने वाला खुद होके देना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? तो लेना है क्या? हाँ, ले, ठीक है, तो लेना है। समझ में आ गया? तो मतलब क्या हुआ, मैंने ओके, मतलब इस एग्जांपल में जय ने सर्विस प्रोवाइड की, वो सर्विस क्या है? कंसिडरेशन है कि नहीं है, वॉलंटरी है ना, कंसिडरेशन नहीं है। बाद में वीरू ने उसके बदले में पैसे देने के लिए हाँ बोला, तो क्या ओके, तो एक साइड से मिल रहा है पैसा, जय से जो सर्विस दी थी वो तो कंसिडरेशन नहीं लॉ के हिसाब से, तो कंसिडरेशन किसके साइड से मिसिंग है? जय के साइड से, लॉ के हिसाब से। फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड कहा जाएगा। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए कोई पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वॉलंटरी सर्विस तो कंसिडरेशन नहीं, फिर भी पेमेंट कर रहा है तो ये चलेगा, ऐसा बोल रहे हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अ प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट, पैसे देने ही चाहिए ऐसा नहीं, प्रॉमिस की तो भी वो वैलिड है। मतलब वीरू ने अगर प्रॉमिस की कि उसके बदले में मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देने वाला हूँ, तो 2 लाख की प्रॉमिस क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी। क्लियर? आगे, अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरीली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर इज इन्फोर्सिबल अंडर Section 25 subsection 2 in order that a promise to pay for the past voluntary services be binding, the following essential factors must exist. कौन से? Services should have been rendered voluntarily. Voluntarily services होने चाहिए। दूसरा क्या? Services must have been rendered for the promiser, मतलब उसके लिए सर्विसेज दिए थे और वॉलंटरीली दिए थे। आगे क्या?
प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सर्विसेज फेयर प्रोवाइड, मतलब प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में था जब सर्विस प्रोवाइड की गई थी। मतलब ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? बेसिकली कंपनी के केस में, मतलब प्रोमोटर्स जो होते हैं कंपनी के, पता है क्या प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी फॉर्म करते हैं, वो कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, कंपनी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कंपनी फॉर्मेशन से पहले जो सर्विस प्रोवाइड की, जो काम किया कंपनी के लिए, समझ में आ गया? ठीक है, तो उस वक्त कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, समझा? उस वक्त कंपनी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, तो वो बोल रहे हैं इन शॉर्ट, जब सर्विस प्रोवाइड की थी ना, तब क्या प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में था, ठीक है। स्पेशली ये कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। एग्जांपल आप वहां पे याद रख सकते हो, द प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पेंसेट द प्रॉमिस, तो प्रॉमिसर उसके लिए कॉम्पेंसेट करना चाहता है, तो कर सकता है। यस। इज इट वैलिड? है ना, वैलिड है क्या? यस। प्रैक्टिकली आप बोलोगे सर कोई टेंशन ही नहीं, हमने काम किया, उसने पैसा दिया, पर लीगली आपने जो काम किया वो क्या है? वॉलंटरी। वो कंसिडरेशन है क्या? नहीं। सामने वाले से जो पैसा मिल रहा है वो तो कंसिडरेशन है, बदले में आपने क्या दिया? कुछ नहीं। यहाँ पे कंसिडरेशन मिसिंग है, फिर भी लॉ बोलता है ठीक है इस केस में चलेगा, हम मान लेते हैं कि वहां पे क्या है कि कंसिडरेशन है। आगे तीसरा, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स। टाइम बार्ड डेट्स मतलब क्या? टाइम बार्ड डेट्स मैंने बीच में बताया था। टाइम बार्ड डेट्स क्या होता है? क्या होता है? ए ने, मतलब मान लो आज की डेट लेके चलते हैं, ए ने बी को कुछ पैसे दिए, मान लो 1 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 1 लाख। 1 लाख रुपए ए ने बी को दिए, क्लियर? तो ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए, करेक्ट है? अभी कब दिए? आज डेट क्या है? डेट कोई भी लेके चलो, मान लो कि 31 मार्च 2020, कोई डेट लेके चलता है 2020। अब ये देखो बी क्या करने वाला है? बी क्या करने वाला है? बी शैल पे मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000। बी ने क्या करना है? मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000 का देना है 12 महीने के लिए, मतलब ऊपर का 20,000 मान लो इंटरेस्ट है, बराबर? ज्यादा जाते हैं ना, 1,20,000 जाता है साल भर में, ठीक है। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू कब? बोलो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू कब होगी? ऑन 30th अप्रैल, बोलो 2020, करेक्ट? 1 महीने बाद। अगर 30th अप्रैल 2020 पे क्या हो गया? नॉट पेड, नहीं पे किया, नॉट पेड, तो ए जो है, ए को ऑप्शन मिलता है उसके ऊपर, बी के ऊपर केस करने का, सूट फाइल करने का, ठीक है। और ये कब तक अलाउड है? 3 इयर्स। कितना टाइम लिमिट है? 3 इयर्स। जब डिफॉल्ट होता है ना पेमेंट करने में, उसके बाद में 3 साल में आपको उसके ऊपर केस करना है। तो डेट कौन सी आती है? 30th अप्रैल, 3 साल, अप्रैल 2023। अगर 30th अप्रैल 2023 तक पेमेंट नहीं, सॉरी केस नहीं किया, और सामने वाले ने पैसे नहीं दिया, आपने भी केस नहीं किया, तो उसके बाद में क्या बन जाता है? नॉट पेड, नॉट पेड। तो इसे कहा जाता है टाइम बार्ड। ये क्या हो गया? टाइम बार्ड। ये क्या हो गया? टाइम बार्ड, टाइम बार्ड डेब्ट। इन शॉर्ट ये क्या हो गया? अनइन्फोर्सिबल। याद है अनइन्फोर्सिबल के टाइम पे मैंने बताया था, अनइन्फोर्सिबल। अभी देखो 3 साल हो गए, उसके बाद में ए जो है वो बी के ऊपर केस करना चाहता है, मेरे पैसे नहीं मिले इस वजह से, तो ए बी के ऊपर केस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपको 3 साल का लॉ ने टाइम दिया था, उसमें आपने केस नहीं किया। अभी आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूं? कोर्ट में अलाउ बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो अभी आपके पास ऑप्शन कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। मतलब ये पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कैंसिल। क्या 10 लाख जो 1 लाख जो दिए वो वापस मांग सकते हो? है ना? नहीं। वापस 1 लाख मांग सकते हो या नहीं? नहीं मांग सकते। ओके, नहीं मांग सकते। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट इन शॉर्ट क्या हो गया? खत्म हो गया ना, ठीक है। देखो यहां से अगर आप देखते हो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब मान लो ये पहली स्टेप है, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, ये चौथी है, ओके, और ये क्या? 5। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। अभी उनके बीच में कुछ लीगल रिलेशन है ही नहीं ना। ए बी के पास से पैसे मांग सकता है क्या? नहीं, लीगली नहीं मांग सकता पैसे। समझ में आ गया? अभी आप मुझे बताओ, फिर भी बी कुछ दिनों बाद खुद होके प्रॉमिस देता है 6th,
प्रॉमिस टू पे। तो ये प्रॉमिस वैलिड है क्या? अभी अब बोलोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले 1 लाख दिए थे और अभी भी पैसे वापस करे, बट जो 1 लाख दिए थे उसे देके 3 साल हो गए। 3 साल कंफ्यूज मत होना। 3 साल ये कब से है टाइम? डिफॉल्ट किया पेमेंट में, उसके बाद में 3 साल। ओके, उसने डिफॉल्ट नहीं किया और बेसिकली लोन का रिपेमेंट का टाइम ही 10 साल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम बार्ड बनता नहीं। टाइम बार्ड कब बनता है? उसने डिफॉल्ट करने के बाद भी 3 साल बाद आपने केस नहीं किया, 3 साल में, तो ये टाइम बार्ड बनता है। जैसे बैंक से लोन लेते हो घर के लिए, वो 15 साल का है, क्या वो टाइम बार्ड है? नहीं। लेकिन जिस दिन वो रिपेमेंट करने से मना कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया और उसके 3 साल में केस नहीं किया, तो क्या बन जाता है? टाइम बार्ड। और ये कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना। अभी बी बोलता है कि मैं तुम्हारे 1 लाख रुपए या 1,20,000 वापस कर दूंगा, डोंट वरी। अभी बी ने प्रॉमिस दी कि मैं तुम्हारे पैसे, बोलो, बी ने प्रॉमिस दी कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में ए के पास से क्या मिला है? ए के पास से क्या मिला है? कुछ नहीं। प्रैक्टिकली आप बोलोगे सर ए के पास से 1 लाख मिला था, बट लॉ के हिसाब से वो 1 लाख रुपए क्या हो गए? टाइम बार्ड हो गए, अनइन्फोर्सिबल हो गए ना। प्रैक्टिकली वो क्या हो गए? अनइन्फोर्सिबल। रीजन क्या है? 3 साल में आपने केस नहीं किया, मतलब लॉ के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। और अभी आप पैसे दे दो तो बदले में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। लेकिन लॉ कहता है कोई अगर टाइम बार्ड डेट्स वापस करने का खुद ही प्रॉमिस देता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो मान के लेते हैं कि ठीक है पहले हो गया था उनका, वो जो पैसा दिया था वो पेंडिंग था, ठीक है, अगर वो खुद होके दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसमें मदद नहीं करेंगे, बट वो खुद होके पैसे दे रहा है तो लॉ क्या सोचेगा? मतलब लॉ की तरफ से क्या सोचेगा? ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है, पैसे दिए थे पहले, भले लॉ के हिसाब से वो लैप्स हो गए, ठीक है, तो मैं आपको पैसे वापस कर रहा हूं, मैं आपको पैसे वापस कर रहा हूं, आपने बदले में क्या दिया? आप बोलोगे सर 1 लाख दिया था। 1 लाख कब दिया था? 3-3.5 साल पहले। वो क्या हो गया? टाइम बार्ड खत्म हो गया। मतलब अभी जो मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं उसके बदले में आपने एडिशनली कुछ भी नहीं दिया, मतलब आपकी साइड से कंसिडरेशन मिसिंग है, बट फिर भी ये कंसिडरेशन क्या समझाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड समझा जाएगा, कंसिडरिंग स्पेशल केस, ये स्पेशल टाइप का है ना कुछ, ठीक है, तो वैलिड समझा जाएगा। तो पहला क्या था? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दूसरा क्या था? कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ये भी समझ में आ गया ना, एग्जाम्पल याद रखना है। तीसरा क्या है? प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स। टाइम खत्म हो गया फिर भी पेमेंट हमने केस नहीं किया तो टाइम बार्ड डेट्स हो गए। आगे हाँ, एजेंसी। एजेंसी का क्या? हाँ, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है एजेंसी क्रिएट करने के लिए। मतलब सिंपल बात है, आप आपके दोस्तों के लिए कितने काम करते हो, या एक्टिंग एज एन एजेंट एक्चुअली एट दैट टाइम, तो उसके लिए आप कंसिडरेशन लेते हो? नहीं। सिंपल बात है, घर वालों को कुछ ला के देना हो तो आप ला के देते हो, आप क्या कर रहे हो? एज एन एजेंट काम कर, तो उसके लिए कंसिडरेशन लिया आपने? नहीं। बराबर, एजेंट बनने के लिए कंसिडरेशन नहीं चाहिए, सिंपली क्लियर। ये आगे कंप्लीटेड गिफ्ट। गिफ्ट के केस में भी कहां पे प्रैक्टिकली ऐसा होता है, तू जब तक पार्टी नहीं देगा तब तक हम गिफ्ट नहीं देंगे। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, हम गिफ्ट तभी देते जब वो पार्टी देने वाला हो। अब पार्टी नहीं देने वाला तो गिफ्ट ही नहीं देते। बट रियलिटी में गिफ्ट का मतलब क्या है? हमने कुछ दिया बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, क्लियर। तो यहां पे कंप्लीटेड गिफ्ट में भी क्या होता है? कंसिडरेशन मिसिंग होता है, बट वो गिफ्ट वैलिड होता है। नहीं तो ऐसा नहीं करना, मतलब क्या है कि आपने गिफ्ट दे दिया, ये गिफ्ट वैलिड है, आप बाद में झगड़ा हो गया, हम बोलते हो गिफ्ट मेरा वापस कर दे। ऐसे होते हैं कुछ लोग, ऐसे होते हैं, मैंने देखा, हाँ होते हैं। देखिए झगड़ा हो गया, मैंने वो गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट वापस कर दे, ठीक है। या फिर दूसरा भी होता है कि नहीं खुद से ही गिफ्ट वापस करते हैं, जिससे झगड़ा हो गया उसने जो गिफ्ट दिया था वो गिफ्ट खुद ही होके वापस करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, हाँ मैंने देखा है ऐसा। रोबोट पिक्चर में कौन सा? हाँ ये रोबोट में, हाँ दिखाया मैंने, मुझे पता नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल देखा था। अभी ऐसे ही क्लास में एक स्टूडेंट, एक लड़की और एक लड़का, उन दोनों में झगड़ा हो गया किसी बात से। लड़की ने गिफ्ट वापस कर दी, ये लेते थे गिफ्ट, ठीक है। लड़के ने बोला कि मैं गिफ्ट वापस क्यों करूँ, मैं नहीं दूंगा, मतलब उससे जो मिले थे मतलब उसने गुस्से में आके
खुद को जो गिफ्ट दिए थे ओके वो वापस कर दिया, लड़का बोल रहा है कि मैं क्यों दूं, ठीक है, मतलब वो ऐसे अच्छे खासे मतलब पहचान में थे वो ग्रुप, तो इस वजह से वो पता चल गया था कि ऐसा कुछ वहां पे चल रहा है, तो उसका लड़के का कहना था मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों दूंगा, और उसने वापस कर दिया, मुझे नहीं वापस करना है, तो लड़की और फ्रस्ट्रेट हो गई एक तो पहला फ्रस्ट्रेशन गिफ्ट वापस कर दिया सभी, और दूसरा सामने वाले पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है सामने वाला बोल रहा है कि ठीक है मुझे जो गिफ्ट मिले मैं रख लूंगा, तो झगड़ा होने के बाद में गिफ्ट वापस मांग सकते हो नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर? तो लड़कों का ऐसा होता है गिफ्ट वापस नहीं करते, उल्टा बोलते कि जा जाते हो तो कुछ तो भी देके जा ठीक है, आगे बेलमेंट, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, उसमें भी पढ़ा था ना ग्रेटिशियस और नॉन ग्रेटिशियस, ठीक है, तो नॉन ग्रेटिशियस मतलब क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और चैरिटी में भी नहीं होता है, इफ अ promisee undertakes the liability on promise of the person to continue to charity, तो प्रॉमिस दी जाती है कि चैरिटी कंटिन्यू की जाएगी, ठीक है, तो देयर द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। क्लियर? कोई डाउट है? नो? पक्का समझ में आ गया? कंसिडरेशन सही पॉइंट। अब यहां पे देखो अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें क्या है, कैपेसिटी, हमने कुछ बातें पढ़ ली है, कौन सा, फ्री कंसेंट पढ़ लिया, हमने कौन सा पढ़ा है, फ्री कंसेंट, ओके, फ्री कंसेंट उसमें अंडर इन्फ्लुएंस और कोएर्शन पढ़ा है, दो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, और उसे छोड़ के क्या है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी कब की जाएगी, कंपिटेंस ऑफ द पार्टी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, अंडरलाइन करना, कंपिटेंस मतलब क्या, कैपेबिलिटी, योग्यता, हाँ ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हु इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एट द एज ऑफ, हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject, ठीक है। Analysis of section, this section deals with personal capacity of three types of individual only. Every person is competent to contract who, every person who is competent to contract who has attained the age of majority, major है, sound mind है, और not disqualified from contracting। age of majority कौन सा है, 18 ईयर्स, अंडरलाइन करना, 18 ईयर्स, 18 साल तक क्या है, माइनर। क्लियर? हाँ, यहाँ पे आ जाए, सभी को दिखाते हैं माइनर कैसे दिखता है, यहाँ पे भी है क्या, हाँ दो है क्या, दोनों भी आ जाओ, हाँ यहाँ पे आगे थोड़ा झगड़ा करके दिखाओ, हाँ 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 आ जाओ जाओ, हमारे माइनर दिखा देते, हाँ अगर ये अपना माइनर है, हाँ मतलब मैं अगर निकाल दूं पूरा तो मैं माइनर लूंगा उसके साथ साथ में, ठीक है, तो मैं, हाँ बर्थ क्या है, 16 अगस्त 2001 और अभी 2019 चल रहा है, ठीक है, हाँ चलो अगे देखो ऐसे माइनर जिन्होंने देखा नहीं, हाँ तो 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए उसके, केदार नाम है, ठीक है, केदार तुम्हारा नंबर शेयर करना है क्या, मतलब तुम्हें देख के अगर किसी को ऐसा लगा कि यही है वो सपनों का राजकुमार यही है वो सपनों का राजकुमार जो घोड़े पे बैठ के आने वाला था मुझे लेने के लिए, ऐसा अगर किसी को लगा, हाँ ठीक है, ऐसा अगर इनकेस किसी को लगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उससे नंबर ले लूंगा, हाँ कैसे शर्मा है वो ठीक है, हो सकता है ना किसी ने तो सपने में देखा और वो एग्जैक्टली ठीक है, हाँ हाँ तो चलो आगे, मेजॉरिटी, लॉ रिलेटिंग टू माइनस एग्रीमेंट ऑब्लिक पोजीशन ऑफ माइनर, माइनर की पोजीशन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय माइनर इज वाइड एब इनिशियो, मतलब क्या, एब इनिशियो, इनिशियो मतलब क्या, इनिशियल मतलब क्या, स्टार्टिंग से, तो
A minor is not competent to contract and any agreement with or by minor is void from very beginning. एकदम स्टार्टिंग से ही वो क्या होती है? void. ठीक है. In the leading case of मोहरी बीवी, मोहरी बीवी, हाँ, versus धर्मदास घोष, a minor borrowed 20,000 from B and as a security, अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट केस है, एज ए सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज इन इज फेवर. मतलब क्या? माइनर ने 20,000 का लोन लिया बी के पास से और बी को मॉर्गेज दी प्रॉपर्टी. बोलो, 20,000 का लोन लिया और 20,000 की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी. ठीक है. तो ही बिकेम अ मेजर फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद, जैसे कि अगस्त महीने में मेजर बनने वाला है, तो अपने केदार ने क्या किया? 20,000 का लोन ले लिया और अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी 20,000 के लिए. बाद में वो अगस्त महीने में क्या हो गया? मेजर बन गया, 18 साल कंप्लीट हो गए. ओके. बाद में एंड फाइल्ड अ सूट, और खुद ही केस किया. क्या? फॉर द डिक्लेरेशन दैट मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय हिम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी वाज वाइड एंड शुड बी कैंसल्ड. उसने अचानक से अगस्त महीने में उसको समझ में आने लगा सब कुछ, और उसने वहां पे क्या केस कर दी? क्या कि नहीं, मैंने जो मॉर्गेज किया था माइनर जब था मैं, तो वो मॉर्गेज वाइड है. क्लियर? void है. इट वॉज हेल्ड दैट मॉर्गेज बाय माइनर वॉज void, और ये डिसाइड भी हो गया कि नहीं, केदार ने जो मॉर्गेज किया था वो void ही है, ऐसा डिसाइड भी हो गया. क्लियर? और एंड बी वॉज नॉट एंटाइटल्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी, और बी इसके पास से पैसे भी नहीं मांग सकता. क्यों? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तो वो माइनर था. ओके. और माइनर लायबल नहीं है, पर्सनली लायबल नहीं है. माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है, लेकिन वो किसके लिए? नेसेसरीज, जो नेसेसरीज सप्लाई किए जाते हैं उसके लिए माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है. इट इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 दैट अ पर्सन हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट. आगे, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, नहीं बीच में है ना, मैं डायरेक्टली अगले पेज पे चला गया. हाँ. तो नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब 17 साल का जब वो था तब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था. वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वाइड एब इनिशियो. अभी वो 18 साल का हो चुका है, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई करना चाहता है, मतलब क्या? एक्सेप्ट करना चाहता है, वही कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहता है. बट एक बार कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन गया तो कभी वैलिड नहीं बन सकता. इस वजह से मेजॉरिटी आने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. आपको करना है तो क्या करो? न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लो. बराबर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लो. तो यहाँ पे देखो, माइनर कैन नॉट रेटिफाई मतलब एक्सेप्ट द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी as the original agreement is void ab initio and void agreement can never be ratified. Accept बोला ना मैंने, कहाँ पे ध्यान है? हाँ, बोला ना मैंने, 2 बार बोला एक्सेप्ट नहीं कर सकते. हाँ, कुछ तो गड़बड़ है. एसीपी प्रद्युम्न, हाँ, एसीपी दया नाम है अपने यहाँ पे 2 लोग है क्या? एसीपी प्रद्युम्न, हाँ, दया नाम है उसका. हाँ, क्या खतरनाक है. आगे, हाँ, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सिर्फ माइनर बेनिफिट ले सकता है. मैंने आपको पार्टनरशिप के टाइम पे बताया था, लींबू टिम्बू, कच्चा लींबू. हाँ, तो वो जो होता है, जब क्या होता है, जब सिंपल बात है, जब मैच चलती है तो वो आता है और उसे लींबू टिम्बू लिया जाता है, मतलब दोनों साइड से वो खेलेगा. मतलब बैटिंग कर लेता है और फील्डिंग के टाइम पे भाग जाता है. मतलब वो बेनिफिट लेता है, बट जब लायबिलिटी आती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब भाग जाता है. ठीक है. तो ऐसी केस में लायबिलिटी जो है, ओके, वो बेसिकली लायबिलिटी के टाइम पे वो लायबल नहीं है. ही कैन टेक बेनिफिट. समझ आ गया? ही कैन टेक बेनिफिट. क्लियर? तो यहां पे दो माइनर इज नॉट competent to contract, nothing in the contract act prevents him from making the other party bound the minor. Thus promissory note duly executed in favor of minor. किसी ने माइनर के फेवर में प्रॉमिसरी नोट बनाई कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड है. क्यों? क्योंकि उसमें माइनर को क्या मिल रहा है? बेनिफिट. बेसिकली माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती है. माइनर इंस्टॉलमेंट बन सकता है क्या? नहीं. इंस्टॉलमेंट बनने के लिए पहले लायबिलिटी तो होनी चाहिए ना, तो उसके ऊपर कभी लायबिलिटी आती ही नहीं. समझ आ गया? तो वो लायबल नहीं है.
बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स टू टेक लाइबिलिटी, ओके, प्रिवेंट्स माइनर टू टेक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लेने से रोक देता है। इसका रीजन क्या है? सिंपल, क्योंकि वो इस काबिल नहीं कि वो समझ सके क्या कि ये जो हम साइन कर रहे हैं वो अपने लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। बट बेनिफिट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, उसमें थोड़ी ना सोचना पड़ता है। जब आप बेनिफिट दे रहे हो उस माइनर को तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? आगे अगला देखो, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। मतलब क्या होता है? प्लीड का मतलब क्या होता है? प्लीड, डिफेंड, खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, खुद को बचा सकता है। क्या? बचाओ बचाओ, हाँ बचा सकता है। क्या बोल के कि मैं माइनर हूं, सो खुद को क्या कर सकता है? प्रोटेक्ट कर सकता है। मतलब कोई इसके ऊपर केस करता है, कहता है कि इसने मॉर्गेज किया था, प्रॉपर्टी वो चाहिए, वो क्या करेगा? खुद को प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा। क्या? मैं माइनर हूं, मेरे साथ की गई एग्रीमेंट वॉइड। समझ आ गया? क्लियर? तो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है क्या दिखा के? माइनॉरिटी। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप टू डू सो इवन वेयर he has taken any loan or entered into any contract. आगे, liability for necessaries. necessaries के लिए लायबल क्या है? वो खुद या उसकी प्रॉपर्टी, वो खुद वहां पे भी लायबल नहीं है। ठीक है? तो in case of necessaries supplied to a minor or to any other person whom such minor is legally bound to support, या तो माइनर को या माइनर के ऊपर जो डिपेंडेंट है, मतलब मूवी में दिखाया जाता था ना, क्या मूवी में दिखाया जाता था कि नहीं, एक अमिताभ बच्चन की मूवीज में, कि वो अमिताभ बच्चन हो गया है, बचपन में दिखाया है, उसकी छोटी बहन भी है और मम्मी पापा क्या हो जाते हैं? गुजर जाते हैं। ऐसे एक सिचुएशन दिखाई है ना। ठीक है? तो उस माइनर को नेसेसरी सप्लाई किए या उसकी छोटी बहन को, ठीक है, तो उस केस में माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है, वो खुद नहीं है। क्लियर? माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है। सो उस केस में क्या? अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू माइनर इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, बट अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस एंड नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ द नेसेसरीज। आगे, टू रेंडर माइनर्स स्टेट लायबल फॉर द नेसेसरी, टू कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। माइनर की प्रॉपर्टी लायबल होने के लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट। मतलब उसको सच में उस गुड्स की जरूरत थी, उन चीजों की जरूरत थी, तो उसे नेसेसरी बुलाया जाएगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके पास ऑलरेडी, ठीक है, मतलब वो क्या खाने में सादा खाना, मतलब जो क्या कहता है दाल रोटी खा लेता है, उससे आप बिरयानी खिलाते हो। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो बिरयानी खिलाई वो भी खाना ही है ना। क्या वो नेसेसरी में ट्रीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? हाँ है ना? है ना? कुछ लोग बोल रहे हाँ, कुछ लोग बोल रहे ना। बिरयानी मिलनी चाहिए सर। बिरयानी है। हाँ, तो क्या नहीं आएगी? क्यों? कौन नहीं बोल रहे? हाँ बोलो ना। हाँ, जरूरत मैंने बिरयानी बोला, वेज और नॉन वेज ऐसा थोड़ी ना बोला है मैंने। वेज बिरयानी भी आती है ना। हालांकि वेज बिरयानी एक मामू बनाने का तरीका है। हाँ, बट पुलाव, हाँ वेज बिर्याणी में पुलाव दे देते. ठीक आहे. आपले मराठीमध्ये फोडणीचा भात. हां तो हाँ, रात में जो बचा होता है मॉर्निंग में वो नहीं क्या करते हैं ऐसा. ठीक है, वो अपने यहाँ पे हाँ वेज बिरयानी. तो ध्यान देना, अरे ये सच है. हाँ हाँ देखो ध्यान दो, अगर उसके पास ऑलरेडी दाल रोटी थी, आप बिरयानी देते हो तो बिरयानी को नेसेसरी माना नहीं जाएगा. नेसेसरी मतलब जरूरत. जब उसके पास नहीं है तब आप प्रोवाइड करते हो तो वो नेसेसरीज है. हाँ, उसके पास कुछ भी नहीं था तब आप बिरयानी खिलाते हो तो बिरयानी क्या बन जाती है, नेसेसरी बन जाती है. क्यों? क्योंकि उसको जरूरत है खाने की.
ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आप सच में वहां पे नेसेसरी में आना चाहिए कि नेसेसरी कब होती है, जब उसके पास नहीं है, और उसके पास ऑलरेडी है तो उस केस में नेसेसरी नहीं कहा जाएगा। दूसरा, द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज नेसेसरीज, और उसके पास देखो नेसेसरीज की सफिशिएंट सप्लाई नहीं था तो नेसेसरी कहा जाएगा। नेसेसरीज में क्या आता है? फूड, क्लोथ्स, क्लोथ्स भी है ना, ठीक है। हाँ, अरे ऐसा क्या हंस रहे हो? सो उसमें क्या प्रॉब्लम है? पत्ते लगा के घूमेगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें? हाँ ठीक है। हाँ, तो ऐसे केस में फूड, क्लोथ्स, बाद में क्या? एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये नेसेसरीज में आता है, और मेडिकल जो है वो भी नेसेसरीज में आ जाएगा। तो यहां पे they cannot include luxuries or costly or unnecessary article. Necessities extend to all such things as reasonable person would supply to an infant in that class of society to which the infant belong. मतलब जिस, उन्होंने क्या बोला सिंपली, जिस क्लास से वो बिलोंग करता है, पुअर, रीच, ठीक है, मिडिल क्लास, तो वहां पे ओके बच्चे को जो जरूरी या जो प्रोवाइड किया जाता है वो अगर प्रोवाइड किया जाता है तो ये नेसेसरीज है। सिंपली वो अंडरलाइन करना। ठीक, ओके। तो आगे कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, गार्डियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है या नहीं होता है? होता है नहीं? चलो, हाँ, कजन से आके बैठे लॉ पढ़ने के लिए, वैसे उन्होंने लॉ मेरे पास ही पढ़ा है। हाँ, तो फिर से एक बार याद है। हाँ, तो क्या हुआ? किसका आइटम? अरे वो 1.5 साल, वो लेके 2 साल हो गए ना अभी। अभी मेरा जन्म 1986 में हुआ था, उसकी भी पार्टी ले लो सर। हाँ, 1986 की पार्टी। हाँ, बाद में मिलो, कपड़े निकाल के देता हूं मैं अपने। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो। नहीं, कुछ दे ही नहीं सकता तो अभी क्या बोलूं मैं। हाँ, तो चलो ध्यान देना। हाँ, तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन। दो माइनस एग्रीमेंट इज वॉइड, हिज गार्डियन कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनस बिहाफ। तो माइनर के बिहाफ में गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, गार्डियन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट किया है। अंडरलाइन करना। हाँ, एक अंडरलाइन करना, वहां पे लिख देना, बट इन केस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी लिख देना, इन केस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी guardian cannot make contracts on behalf of minor unless बोलो there is permission from court। आगे कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए। अगर इमोबल प्रॉपर्टीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट है तो कोर्ट की परमिशन चाहिए। आगे नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, याद है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंने बताया था क्या होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट जैसा डिसाइड था वैसे ही कंप्लीट किया जाए, ऐसा हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, हम कोर्ट के पास जाएंगे और क्या बोलेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसे कंप्लीट करने के लिए बोलो।
लेकिन मैंने उस वक्त बोला था कि सभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया नहीं जाता है। मैंने याद है बोला था कि पेंटिंग का बोला था, अगर किसी ने बोला था पेंटिंग करके दे दूंगा, ठीक है, तो वो अभी रेडी नहीं है पेंटिंग करने के लिए, या उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो उसे जबरदस्ती पेंटिंग करने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो पेंटिंग कर सकता है। शायद से वो पेंटिंग वहां पे वेलकम मूवी में देखा है ना, ओके, अनिल कपूर, हाँ, मजनू भाई ऐसी पेंटिंग करके देखा, बोलेगा मुझे इतना ही आता है। अभी उससे फोर्स कैसे कर सकते हैं कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके दो? तो जब कॉन्ट्रैक्ट जैसे बनाए उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है तो उसे कहा जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसको? किसको? कोर्ट को। और देना ही नहीं देना ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए जनरली दिया जाता है, या ऐसे गुड जो बाहर कहीं पे नहीं मिलेंगे तो जनरली दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। तो माइनर के खिलाफ तो कभी अलाउड ही नहीं होगा। क्यों? बिकॉज माइनर इज नेवर पर्सनल लायबल, ठीक है, तो वो पर्सनल लायबल है ही नहीं, तो उसे कैसे फोर्स कर सकते हो ये काम कंप्लीट करके दे दो? ये तो इस वजह से उसके अगेंस्ट नहीं होगा। बाद में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इंसॉल्वेंसी, बोलो नहीं, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर या इंसॉल्वेंट उसे डिक्लेयर किया नहीं जा सकता। पार्टनरशिप, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, पार्टनरशिप में माइनर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, यस, मतलब उसे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में आप एडमिशन दे सकते हो फॉर हिज बेनिफिट, ठीक है। आगे माइनर एजेंट बन सकता है, एजेंट बन सकता है। क्यों एजेंट क्यों बन सकता है? क्योंकि एजेंट के लिए एक्चुअल लायबिलिटी किसकी होती है? एजेंट की होती है, प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल। तो एजेंट बन सकता है क्योंकि एजेंट खुद पर्सनल लायबल नहीं होता है, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, इस वजह से वो एजेंट बन सकता है। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्डियन, तो ये उल्टा हो गया, मतलब माइनर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करके पेरेंट्स या गार्डियन को बाइंडिंग बना सकता है? नहीं, ओके, वो खुद ही लायबल नहीं है तो ऑब्वियसली वो दूसरों को भी नहीं बना सकेगा, ठीक है, सिंपल बात है। गार्डियन ने किया तो माइनर लायबल हो सकता है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, तो उस केस में क्या होगा? अंडरलाइन करना, एडल्ट विल बी लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर। सिंपल बात है, माइनर और एडल्ट ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया तो कौन लायबल है? एडल्ट, क्लियर। आगे श्योरिटी फॉर माइनर, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाया गया तो कौन लायबल है? जिसने गारंटी दी वो लायबल हो जाएगा ना, तो वहां पे अंडरलाइन करना क्या? When adult stands surety for a minor, then he is liable. माइनर शेयरहोल्डर बन सकता है क्या? ओके, जनरली नहीं, अंडरलाइन करना, लेकिन गलती से वो बनता है, ओके, तो क्या वहां पे पहले अंडरलाइन करना, इनकम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, कैनॉट बी शेयरहोल्डर, कैनॉट बी शेयरहोल्डर। अंडरलाइन करना, माइनर में एक्टिंग though his lawful guardian becomes shareholder by transfer or transmission of fully paid shares to him. तो लॉफुल गार्डियन हो तो उनके थ्रू वो बन सकता है। आगे लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट्स का मतलब क्या है? रॉन्गफुल एक्ट। क्या होता है टॉर्ट? टॉर्ट क्या होता है? क्या होगा? सिविल रॉन्ग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो टॉर्ट। टॉर्ट और क्राइम में थोड़ा सा फर्क है। क्या है? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर पे कुत्ता है, डॉगी है, डॉगी है, मान लो ऐसा, इमेजिन कर लो डॉगी है, ठीक है। अरे दोनों में फर्क है, वो डॉगी जो है वो छूट गए आपके पास से, उसने जाके किसी को काट लिया, ओके, ये एक सिचुएशन है। और दूसरा सिचुएशन मान लो कि उसे आपने छू करके किसी के ऊपर छोड़ दिया और उसने काट लिया किसी को। ये दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है? क्या है? सेकंड केस में इंटेंशन, गलत इंटेंशन है, ठीक है, तो इंटेंशनली कुछ किया जाता है तो जनरली उसे क्राइम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आपसे किसी का मतलब लॉस होता है, कुछ डैमेज होता है अनइंटेंशनली, तो उसे टॉर्ट्स में ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो टॉर्ट जो है वो वहां पे क्या कि कुछ गलत किया बट वो क्राइम नहीं है, तो उसे हम वहां पे जनरली टॉर्ट्स में ट्रीट कर देते हैं। तो टॉर्ट्स के लिए माइनर लायबल है क्या? अरे हो सकता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना ये भी एक टॉर्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना ये भी क्या है?
रॉन्गफुल एक्ट है, तो उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए माइनर को लायबल पकड़ना मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, तो ऐसे केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड है तो उसके ऊपर बाइंडिंग कौन नहीं होगा, माइनर। तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए वो कैसे बाइंडिंग हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ही वाइड था। सो कॉन्ट्रैक्ट वाज वाइड, इस वजह से वहां पे क्या था, उसके ऊपर माइनर लायबल नहीं हो सकता अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो। अंडरलाइन करना। लास्ट, माइनर इज लायबल इन टॉर्ट अनलेस द टॉर्ट इज इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो तो लायबल नहीं होगा। क्लियर? तो ये माइनर का समझ में आ गए पॉइंट्स कौन कौन से। माइनर के लिए माइनर पर्सनल लायबल नहीं, उसकी एसेट नेसेसरीज के लिए लायबल है। बाद में हमने क्या पढ़ा, माइनर रेटिफाई नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट मेजर बनने के बाद में। आगे क्या है, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। बाद में गार्डियन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। आगे नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नो इंसॉल्वेंसी, पार्टनरशिप हो सकती है बेनिफिट के लिए। आगे माइनर एजेंट बन सकता है, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन। ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट में कौन लायबल है, अडल्ट पर्सन। श्योरिटी फॉर माइनर, तो कौन लायबल है, श्योरिटी जिसने गारंटी दी है। माइनर शेयरहोल्डर बन सकता है नहीं, गार्डियन के थ्रू अलग बात है। आगे लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, वो टॉर्ट्स के लिए लायबल हो सकता है, बट क्या टॉर्ट्स किससे रिलेटेड होनी चाहिए, टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना ओके, उसके लिए माइनर लायबल नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट? नो? ठीक है, चलो बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। चलो बाय।